अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे डेटेड 6 अगस्त 2021। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हमारा पहला हेडलाइन इफ यू विल सी इट सेज एलिगेशन सीरियस हैज़ टू बी कम आउट इन स्नूपिंग इशू सुप्रीम कोर्ट। अब ये है क्या? तो आप लोग ने बहुत दिन से एक टर्म सुना होगा जिसे हम बोलते हैं पेगासस, राइट? पेगासस जिनको नहीं पता, इट इज़ अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली साइबर आर्म फर्म NS Group. It is a firm NS Group that can covertly install. It can be installed in any phones. It can be the Android ones or the iOS ones. किसी भी फ़ोन में वो हैक कर सकता है आपका फ़ोन एंड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस कैन बी लीक्ड। अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ। सो इफ़ विल गो बाय द न्यूज़, ये न्यूज़ हमें क्या बोल रहा है कि ये चीज़ प्रूफ किया गया है कि ये जो वर्ब ये है टर्म पेगासस या ये जो हैकिंग हुआ था, इट वाज डन बाय अ गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे यूज़ किया था टू बेसिकली हैक सम ऑफ द फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, देन मीडिया पीपल, सिविलियंस एंड मिनिस्टर्स। तो हमारे सर रमना का ये मानना है कि ये सच आज नहीं तो कल बाहर आना ही था एंड देयरफॉर दे हैव साइंड अ पटिशन एंड दे हैव स्टेट कि गवर्नमेंट को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नाउ पेगासस तो बहुत दिन से चल रहा है, सो हमारे लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें है दैट इज़ अबाउट द AGI। AGI इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपकी क्वेश्चन ये आया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या लेना देना है? सो यस, इसका लेना देना इसके लिए है बिकॉज दे हैव चैलेंज्ड गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड कभी भी जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाता है रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं आते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे AGI। सो हमारे करंट AGI इज़ श्री के वेणुगोपाल सर। ही इज़ 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ विल सी सम ऑफ द benefits, eligibility and powers of AGI from the government's point of view. So अगर मैं AGI की बात करूँ, दैट इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम आर्टिकल के थ्रू देखें, सो आर्टिकल के थ्रू आर्टिकल 76 स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ इनको अपॉइंट कौन करता है? सो ऑब्वियसली इनका अपॉइंटमेंट इज डन बाय अ प्रेजिडेंट। ठीक है, नाउ पावर्स की बात करें अगर हम, तो ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन आवर कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी केस इशू हुआ है, चैलेंज किया गया है, तो वो सारे केसेस हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही जाके रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अभी इनकी क्वालिफिकेशन की या एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले विच इज़ वेरी कॉमन, ही और शी शुड बी दी सिटीज़न ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़, जैसे हमने बोला कि ये प्रेसिडेंट से अपॉइंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी वन, बट जो पर्सन है ही और शी शुड क्वालिफाई टू बी द जज, in Supreme Court. If the person is qualified to be the judge in Supreme Court, that person can be appointed as the Attorney General of India. Now we speak of the removal. अगर रिमूवल की बात करें, रिमूवल एज सच इनका कुछ बताया नहीं है, बस एक टर्म दिया है कि ही और शी कैन एंजॉय द पावर इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जितने साल ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं, ऑफिस का प्लेजर में है, तब तक हमारे अटॉर्नी जनरल भी अपने पोजीशन में रहते हैं। देन नाउ विल कम टू पावर्स कि इनके पावर्स होते क्या हैं या इनका काम क्या होता है, हम वो देखते हैं ना। अगर पावर्स की बात करें, पावर्स में सबसे पहली चीज़ कि इनका सबसे पहला काम है दैट इज़ टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
कोई भी केस हुआ, कोई भी ऐसा चैलेंज हुआ, दिस पर्सन हैज़ द राइट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कभी कोई केस हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सो ही will represent, he will appear in supreme court or any court and represent the government of India. नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको प्रेफरेंस दिया कि यू विल गो टू दैट कोर्ट, तो उनको उधर जाके उनका रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना. उनके राइट्स की बात करें तो ही हैज़ अ राइट, he has a right and he can be the member while any proceeding, of the house, though it can be a lower court or a high court. उसका मेंबर बन सकते हैं, उधर उनको बोलने का हक है. हाँ, जहाँ तक वोटिंग का हो या वोट वो नहीं कर सकते हैं. देन ही एन्जॉयज़ द पावर, जो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पावर्स एन्जॉय करते हैं, सेम पावर हमारे अटॉर्नी जनरल भी एन्जॉय करते हैं. देन नेक्स्ट, when he represent or when he goes to any court for representing the government of India, it is stated in Article 143 कि अगर ऐसा कहीं हुआ है कि गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 उनको जाके रिप्रेजेंट करना है. एंड एक चीज़ है जो हमारे अटॉर्नी जनरल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी भी ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी ब्रीफ अगेंस्ट आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो जाके कोई केस नहीं लड़ सकते. ही और शी हैज़ टू फाइट और हैज़ टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. सो ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. उनके क्या राइट्स होते हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से आर्टिकल के थ्रू हम इनको अपॉइंट करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बोलता है सेंटर मूव्स टू रिडैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ. नाउ ये न्यूज़ समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं व्हाई इट इज़ ए न्यूज़. करेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने हमारा जो ये एक्ट था रिडैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, इसको अमेंड किया है, या हम बोल सकते हैं इसको स्क्रैप कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है. अब रिमूव करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये एक्ट है क्या. तो पहले हम जानते हैं कि ये एक्ट का मतलब क्या है. ठीक है, सो रिडैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये आया था 2012 में, जब हमारे प्रेसिडेंट थे लेट प्रणब मुखर्जी, उनके टाइम पर ये एक्ट आया गया था. एंड अकॉर्डिंग टू एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स लेते हैं फॉर द फॉरेन इन्वेस्टिंग्स इन इंडिया. ठीक है, सो ये चीज़ 2012 से चल रहा था, जो कि बहुत डिस्प्यूट्स भी आ गए थे जिसके वजह से, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन या इट वाज नोटिस कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड ऑफ टैक्स हो रहा है अंडर दिस एक्ट, जिसके वजह से करेंटली इफ़ यू विल सी हियर, कार्ल एनर्जी सिक्योर्ड एन ऑर्डर फ्रॉम फ्रेंच कोर्ट टू फ्रीज इंडिया एज असेट्स इन पेरिस. जिसके वजह से क्या हुआ, पेरिस का जो असेट है इंडिया का, दैट वाज फ्रीज. सो ये इतने सारे डिस्प्यूट्स आने के वजह से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल लाया, जिसके अंदर उन्होंने रिडैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को हटा दिया गया है. अब से कोई भी ऐसे टैक्स एक्ट नहीं होंगे एंड दिस टैक्स एक्ट इज़ नलिफाइड. बिकॉज ऑफ दिस नलिफाइंग या बिकॉज ऑफ दिस रिमूवल, कहीं ना कहीं इट इज़ नोटिस कि हमारे 17 डिस्प्यूट्स विच वर रिलेटेड टू दिस आर बीन क्रॉस्ड. ठीक है, जिसमें आई थिंक सो 500 मिलियन रुपीज़ का पैसा हम बोल सकते हैं अटका हुआ था. अब अकॉर्डिंग टू दिस रिमूवल ये चीज़ ऐसा बोला जाता है कि इंडिया ने अगर जो भी अमाउंट लिया है अंडर दिस एक्ट, वो उनको वापस दे दिया जाएगा, या फिर किसी का अगर देना बाकी है तो दैट विल बी नलिफाइड. तो अब से ऐसा कोई एक्ट नहीं होगा. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि एक्ट का मतलब क्या है एंड इसका रिमूवल का रीज़न क्या है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स एमिड दिन राज्यसभा पासेस 3 बिल. नाउ ये बिल या फिर ये न्यूज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा कल का न्यूज़ भी देखना पड़ेगा, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट
बर्निंग। स्टबल बर्निंग के रिलेटेड एक एक्ट या अमेंडमेंट बिल लाया था जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर एंड द एडजॉइनिंग रीजन। अब ये न्यूज़ है क्या, तो रिसेंटली राज्यसभा ने 3 बिल कंटिन्यूसली पास कर दिया है। ठीक है, अब ये 3 बिल कौन से हैं एंड क्या है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि ये बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड अमेंडमेंट किया है, तो कौन से रूल को उन्होंने रिप्लेस किया है। तो फर्स्ट वाला जो बिल है दैट इज ओके, द फर्स्ट बिल दैट इज बिन अमेंडेड, या फिर जो फर्स्ट बिल 3 बिल में से फर्स्ट बिल है दैट इज असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल। अब ये बिल में है क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस बिल जितने भी फैक्ट्रीज हैं या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के वर्कर्स कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। अकॉर्डिंग टू दिस बिल एक चीज़ है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते, वहाँ के जो मेंबर्स हैं या फिर वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको ये सब राइट नहीं दिया गया है इफ़ इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री। इसके वजह से क्या होता है, एक चीज़ ये बिल लाने का रीज़न बिकॉज वॉज मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। क्योंकि यूजुअली देखा जा रहा है आजकल अगर वर्कर्स के या वहाँ के मेंबर्स के राइट्स या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, सो दे गो ऑन अ लॉकआउट और दे गो ऑन अ स्ट्राइक, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बहुत सफ़र करता है। सो हमारे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिफेंस के मेंटेनेंस एंड उसके मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया है। सो यू हैव टू रिमेंबर असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल जो 2021 में अमेंड किया है, इसका सिंपल मतलब है कि इफ़ इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्री, डिफेंस फैक्ट्री, देन द वर्कर्स ऑफ दैट प्लेस कैन नॉट गो ऑन लॉकआउट, कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक। अब हम बात करें कि ये अमेंडमेंट जो लाया इसका ओरिजिनल कौन सा बिल था, तो दैट वाज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को रिप्लेस करके ये बिल लाया गया है। इट्स मेन एम बोल सकते हैं या फिर वाई दिस बिल वॉज बॉट इज बेसिकली टू रिजर्व और प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सच डिफेंस फैक्ट्रीज। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि डिफेंस फैक्ट्री का ये बिल का मतलब क्या है, सिंपल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट बिल। दूसरा बिल कौन सा था, तो दूसरा बिल हमारा था दैट वाज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स। अब इसके बारे में हमने कल देखा था, इसका सिंपल मतलब क्या है, एडजॉइनिंग स्टेट्स एनसीआर देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, देन पंजाब देख लीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। एंड अभी जैसे हमें पता है कि हार्वेस्टिंग जस्ट हुआ है, फार्मर्स को नोटिस किया है, दे आर प्रैक्टिसिंग स्टबल बर्निंग एट लार्ज लेवल। स्टबल बर्निंग की वजह से एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रहा है, जिसके वजह से अंडर दिस एक्ट क्या किया है, एक कमीशन बनाया है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, यू कैन नोटिस द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, उसमें एक कमीशन बनाया है जो कि उनको गाइडलाइंस देगा, उनको प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है, देन उनको अलग अलग अल्टरनेटिव्स दे रहा है जो आप स्टबल बर्निंग ना करो एंड उसको एक अल्टरनेटिव वे में फॉलो करो। ओके, सो दैट इज़ अबाउट दिस कमीशन। नाउ दिस कमीशन के बाद जो थर्ड बिल आया है या जो थर्ड बिल अमेंड किया है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट का सिंपल मतलब क्या है, रिसेंटली अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ का ये बिल है रिलेटेड, जिसमें दे हैव लिस्टेड कि कौन कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अभी आपके लिए याद क्या करना है कि हमारे ट्राइबल मिनिस्टर मिस्टर अरुण मुंडा ने ये चीज़ अमेंड करने की इनिशिएटिव ली थी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट एक ट्राइब है जिसको हम अबोर बोलते हैं, अबोर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम दिस शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ठीक है, सो ये बिल के अंदर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द एक्चुअल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एक लिस्ट बनाया है, एक अमेंड किया है लिस्ट में कि हु आर द एक्चुअल शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट। अब इसमें इशू कहाँ आई थी, तो इशू इस सेटिंग्स में तब आया था जब अपोजिशन ये तीनों बिल्स को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दे वर यूजिंग द वेपन बाय टेलिंग अबाउट पेगासस। अपोजिशन ये बोल रहा था कि आप लोग ने पेगासस यूज़ किया है, आप लोग ने हमारी प्राइवेसी अफेक्ट की है, आप लोग अपने सिटीजन्स के वजह से नहीं सोच रहे हैं, एंड दे वर यूजिंग इट एज अ वेपन ताकि वो तीनों बिल आगे पास ना हो। ठीक है, बीइंग अपोजिशन उनका काम है अपोजिंग करना, तो दे गॉट दिस पेगासस एज अ वेपन टू यूज़ इट। बट जो भी हम बोलेंगे थॉटफुली या जैसे भी, ये तीनों बिल पास हो चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये तीनों बिल का मतलब क्या है, कौन से बिल को ये बिलों ने अमेंड किया है या रिप्लेस किया है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट स्टेट्स अ गाइड टू रिजॉल्विंग द आसाम मिज़ोरम इशू। नाउ अगर हम आसाम मिज़ोरम इशू की बात करें, आसाम मिज़ोरम इशू बहुत टाइम से चल रहा है। आई थिंक सो कुछ 4 या 5 मंथ हो गया है। जिनको नहीं पता आसाम मिज़ोरम बिल क्या है या आसाम मिज़ोरम इशू क्या है, उनको एक इंट्रोडक्टिव पार्ट मैं दे देती हूँ। अगर हम आसाम और मिज़ोरम की बात करें, दे आर दी एडजॉइनिंग स्टेट्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब इशू क्या हुआ था, इसके लिए आपको उसका थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। बिफोर गोइंग टू द हिस्ट्री, एक प्रेजेंट सिनारियो बता देती हूँ। प्रेजेंट सिनारियो ये है कि आसाम एंड मिज़ोरम दोनों का ये मानना है कि द बोथ द स्टेट पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स या एनक्रोचिंग टूवर्ड्स देयर बॉर्डर। आसाम का ये मानना है कि मिज़ोरम वाले लोग, उनका एक एक इमेजिनरी लाइन बना है, उसको एनक्रोच कर रहे हैं, वेरस मिज़ोरम का ये मानना है कि आसाम वाले एनक्रोच कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हमें जानना ज़रूरी है कि ये बॉर्डर क्या है या इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, सो इसके लिए आपको दो बिल्स हम बोल सकते हैं। पहली बात, मिज़ोरम को पुराने टाइम पे जाना जाता था लुशाई हिल्स। ठीक है, लुशाई हिल्स उस टाइम पे बोला जाता था। ये इशू हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से चल रहा है कि आसाम एंड मिज़ोरम के लोग जो हैं वो इस चीज़ पे झगड़ा करते हैं कि दे हैव क्रॉस्ड। अब हुआ क्या था रिसेंटली, देयर इज़ अ प्रॉपर लाइन के पास देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट को हम कचर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। वहाँ पे देयर वाज अ बर्निंग ऑफ हाउसेस, दोनों जगह पर घर जले थे। अब एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं था कि किस रीज़न से जला या किसने जलाया, बट लोगों का ये मानना है कि मिज़ोरम बोल रहे हैं आसाम ने जलाया, आसाम बोल रहे हैं मिज़ोरम ने जलाया। ठीक है, जिसकी वजह से वापस ये एनक्रोचमेंट इशू चालू हो गया है। ठीक है, सो अभी इसके लिए हमें एक चीज़ हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। मिज़ोरम को आसाम से कार्व्ड आउट कर दिया था, या हम बोल सकते हैं लुशाई हिल्स को मिज़ोरम से कार्व्ड आउट कर दिया था एज अ यूनियन टेरिटरी इन 1972। 1972 में उनको अलग कर दिया था बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, एंड 1987 में उनको प्रॉपर स्टेटहुड दे दिया था। ठीक है, कार्विंग आउट और उनको अलग स्टेटहुड देने के बाद भी ये इश्यूज कंटिन्यूसली चल रहे थे कि मिज़ोरम आर एनक्रोचिंग और आसाम इज़ एनक्रोचिंग। सो उसके पर्सपेक्टिव से हमें हमारे लिए दो हम बोल सकते हैं रूल्स या फिर दो जो एक्ट्स लाए थे जो हमारे ब्रिटिश टाइम्स आया था, वाज द नोटिफिकेशन ऑफ 1875 एंड द नोटिफिकेशन ऑफ 1933। अब ये दोनों नोटिफिकेशंस है क्या, सो मैंने जैसे बोला कि ये प्री इंडिपेंडेंस से ये इशू चल रहा था। अकॉर्डिंग टू 1875 के नोटिफिकेशन में लुशाई हिल्स को हमारा कचर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो हमारी इमेजिनरी लाइन के पास आता है, उससे अलग कर दिया था। एंड 1933 के हिसाब से लुशाई हिल्स को डिमार्केट कर दिया था फ्रॉम मणिपुर। सो बेसिकली दिस एक्ट्स या दिस नोटिफिकेशन वाज डन ताकि इनका प्रॉब्लम्स वापस बढ़े ना। अब आसाम का ये मानना है कि दे आर एंटरिंग टूवर्ड्स देयर रीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं जो नेम उनकी जगह को नेम दिया है, लुशाई हिल्स की बात करूँ या आसाम की बात करूँ, तो उनका नाम मानना ये कि दे आर बीन टेकिंग देयर नेम्स फ्रॉम आवर प्लेस। सो ये कंटिन्यूसली इशू चल रहा था। एंड अगर हम मिडिल की बात करें, क्या हम बात करें कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, उसके रिलेटेड हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है। आसाम एंड मिज़ोरम अग्रीज ऑन बॉर्डर पेट्रोल बाय न्यूट्रल फोर्सेस। अब इसका मानना क्या है, ये हमें ये बता रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस केओस और कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट दे बोथ हैव कम टू अ कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि दोनों आसाम एंड मिज़ोरम जो है एक न्यूट्रल फोर्स रखेंगे। ठीक है,
न्यूट्रल फोर्स बॉर्डरिंग पे रखेंगे, बिकॉज ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, एक इमेजिनरी बॉर्डर है। और ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे कि ये आसाम की मिलिट्री है या फिर मिज़ोरम की मिलिट्री है। ये एक न्यूट्रल फोर्स देंगे विच विल पेट्रोल दिस एरिया, ताकि आगे कोई और हम बोल सके कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो सके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया बीट्स जर्मनी बैग ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी। नाउ हम सबको पता है, बहुत दिनों से हम हॉकी या फिर ओलंपिक्स का न्यूज़ कंटिन्यूसली हम सुन रहे हैं कि हमें इतने मेडल्स मिले या हार गए, जीत गए बाय गोइंग क्वालिफाइंग सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक जाके। हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इंडिया का हिस्ट्री इन ओलंपिक्स क्या था, वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रेवलेंट हो जाता है। नाउ इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहला टाइम जब इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया था वॉज 1900 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया था, जिसमें इंडिया गॉट 2 सिल्वर। इंडिया ने 2 सिल्वर्स जीते थे। हमारे एथलीट का उस टाइम का नाम था नॉर्मैन पैट्रीचार्ड। ये हमारे एथलीट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में, एंड इंडिया गॉट 2 मेडल्स, बोथ वर सिल्वर। नाउ इन टोटल हम 1900 से लेके लास्ट ओलंपिक्स तक की बात करें तो वी आर हैविंग कंटिन्यूस 33 मेडल्स। 33 मेडल्स का बाइफरकेशन अगर मैं करूं, सो वी हैव 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 15 ब्रॉन्ज। 9 गोल्ड जीता है इंडिया ने, 9 सिल्वर जीता है इंडिया ने, एंड 15 ब्रॉन्ज जीता है इंडिया ने फ्रॉम द हिस्ट्री दैट इज़ 1900 टू द लास्ट ओलंपिक्स। ठीक है। नाउ अगर हम अभी हम सबको पता है ओलंपिक्स 2 लेवल में खेले जाते थे, जिसको हम समर भी बोल सकते हैं, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। पहला समर ओलंपिक्स जो हमारा था दैट वाज 1920। पहला विंटर ओलंपिक्स अगर हम देखेंगे तो दैट वाज 1946। ये हमारे विंटर एंड समर ओलंपिक्स का एरा है विच यू कैन रिमेंबर अगर बाय चांस पूछा गया तो। एंड 2021 की बात करें, 2021 में इंडिया ने अब तक 5 मेडल्स इन टोटल जीते हैं, जिसमें से 2 आर ब्रॉन्ज एंड 2 आर सिल्वर एंड 3 आर ब्रॉन्ज। लेट्स सी 8 अगस्त तक हमारा ओलंपिक्स है और अगर कोई मेडल मिल सके, बट या वी कैन सी कि हमारे प्लेयर्स, हमारे एथलीट्स आर प्लेइंग वेरी हार्ड टू गेट अ मेडल। हमारे जितने प्लेयर्स ने या जितने एथलीट्स ने मेडल्स लिया है, सबका कहीं ना कहीं दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद देयर विनिंग, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ मेडल, अ गोल्ड फॉर इंडिया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ द लास्ट न्यूज स्टेट्स वी सपोर्ट एन अफगान लेड पीस प्रोसेस। अफगान लेड पीस प्रोसेस का क्या मतलब है या क्यों ये चीज़ आई है न्यूज़ में? सो ये न्यूज़ में इसके लिए आई है क्योंकि हमारे मिनिस्टर ऑफ में या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे हैं मिस्टर बख्शी, मिस्टर बख्शी का ये मानना है कि वी विल सपोर्ट द पीस प्रोसेस ऑफ अफगान। अब पीस प्रोसेस ऑफ अफगान क्या है? सो बेसिकली हमने लास्ट न्यूज़ में जो देखा, अफगान में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ क्लैशेस हो रहे हैं या बॉम्बिंग हो रही है। सो उसके वजह से हमारे यूएस मिलिट्री, अफगान मिलिट्री आर गिविंग प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द पीपल। सो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ वापस आया है। अब इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सो दैट इज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्पीक्स अबाउट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011। अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये आर्टिकल या फिर हम ये एग्रीमेंट की बात करें अगर हम लोग, सो ये एग्रीमेंट में देर आर 2 कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड इंडिया। ओके, अफगानिस्तान एंड इंडिया, जिनको हम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आर कॉल्ड एज साइड्स। एग्रीमेंट के अगर हम वर्ड्स पे जाए तो बोथ द कंट्रीज आर कॉल्ड एट साइड्स। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट या अकॉर्डिंग टू दिस डील, हम अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान हमारे साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन रखेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे ना। फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग या जर्नल प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट इज कि वी विल हैव अ लॉन्ग ट्रस्ट बिटवीन बोथ द साइड्स।
लॉन्ग ट्रस्ट बिटवीन बोथ द साइड्स, ठीक है, जिसके वजह से विल हैव मैनी रिलेशंस। अब मैनी रिलेशंस का बोलने का मतलब है ऑन ईच बेसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, विल हैव अ गुड रिलेशन ऑल दी पर्सपेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो हमारे रिलेशन का बेसिस क्या है? रिलेशंस का बेसिस है हमारा सोवरेनिटी, इक्वालिटी, then territorial integrity of the states, then not interfering in the internal affairs of the states। ये हमारा basis है of this agreement। now according to this basis हम कुछ cooperation sign किए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो polity and security cooperation, पॉलिटी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस विल हैव अ क्लोज पॉलिटिकल कॉपरेशन एंड विल रिस्पेक्ट each other's decision, establish a mechanism for a regular bilateral political foreign office, okay, will also consult and cooperate at the United Nations if any dispute or issue has been emerged, and will have a bilateral fora, bilateral matlab will have many relations or will participate in many ways। after that, next we will see the sides agree to engage in the close political cooperation and in respect to establish a mechanism for regular political and foreign office। So that comes under polity, security के अंदर we come at cooperation। Next is trade and economic cooperation। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो साइड कमिट्स टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म विल हैव अ हैप्पी और वी कैन से हैव अ cordial relation and will try our best to have a trade in the prospering way। after that, third is social, cultural, society। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म विल हैव पीपल टू पीपल रिलेशन, ठीक है, ऐसा नहीं कि विल ओनली हैव अ एक्सटर्नल रिलेशन विल बट विल हैव ट्राई या विल ट्राई टू हैव अ रिलेशन ऑन पीपल्स पर्सपेक्टिव in pursuit to further expanding the existing people to people bond that exists between the two countries। the sides envisage a greater exchange between the parliament, media, women, youth, sports, every perspective में will have to have a good relations, ठीक है, सिर्फ वैसा नहीं ओनली गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में या ओनली एक्सटर्नल या इंटरनल पर्सपेक्टिव पे बट इंक्लूडिंग कल्चर ऑल्सो इट। देन इट ऑल्सो कंसिडर्स एजुकेशन, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गो टू अफगानिस्तान, अफगानी स्टूडेंट्स कम हियर फॉर एजुकेशन पर्सपेक्टिव विल गिव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज न्यूज़। आई थिंक सो आप लोग को आज का न्यूज़ और हमारा एनालिसिस समझा हो। इफ़ इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।